मोदी जी ने, आरएसएस ने साफ कह दिया हम जाति जनगणना नहीं करेंगे, और वहां मैंने सामने बोल दिया कि आप छुपाइए जितना छुपाना है, हम कानून पास करेंगे, आपके बिल्कुल सामने कानून पास करेंगे, जाति जनगणना यहीं से निकालेंगे। लड़ाई 80-20 की नहीं, ये लड़ाई 90-10 की है। कांग्रेस पार्टी ने गुजरात के अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में एक बार फिर से देश की राजनीति को सामाजिक न्याय के मुद्दे पर वापस खड़ा करने की एक प्रस्ताव को पारित किया है। राहुल गांधी ने अपना भाषण देते हुए साफ तौर पर जाति जनगणना की पैरोकारी की, साफ तौर पर कहा कि इस देश के संसाधनों में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का हिस्सा नहीं के बराबर है। केंद्र सरकार, बीजेपी और आरएसएस नहीं चाहते कि इस देश में जाति जनगणना हो, और हमारी सरकार बनेगी तो हम जाति जनगणना कराएंगे। तेलंगाना में हमने एक क्रांतिकारी कदम उठाया, जाति जनगणना। उससे कुछ महीने पहले मैंने पार्लियामेंट हाउस में भाषण दिया था। मोदी जी के सामने कहा कि मोदी जी आप जाति जनगणना कराइए, देश को मालूम होना चाहिए इस देश में दलित कितने हैं, पिछड़ा वर्ग कितना है, अति पिछड़ा कितना है, अति दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, माइनॉरिटीज कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग हैं। और मैं सिर्फ जाति जनगणना के पीछे नहीं, जाति जनगणना एक कदम है, मुझे ये पता लगाना था कि इस देश में किसकी कितनी भागीदारी है। मोदी जी ने, आरएसएस ने साफ कह दिया हम जाति जनगणना नहीं करेंगे, और वहां मैंने सामने बोल दिया कि आप छुपाइए जितना छुपाना है, हम कानून पास करेंगे, आपके बिल्कुल सामने कानून पास करेंगे, जाति जनगणना यहीं से निकालेंगे। आज की तारीख में भाजपा और आरएसएस पूरे देश में इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि सांप्रदायिकता सबसे केंद्रीय मुद्दा बन जाए, रोज हिंदू बना मुसलमान पर बात हो जाए, कभी औरंगजेब, कभी बाबर, तो कभी 300 साल पुरानी कब्र खोद करके बदला लेना, तो कभी रामनवमी के जुलूस में गालियों और तलवारों की बौछार के साथ धर्म के एक नए संस्करण का आगाज कर देना बीजेपी और आरएसएस की राजनीति का केंद्रीय एजेंडा है। ऐसे वक्त में बीजेपी हमेशा यह चाहेगी कि बात धर्म पर हो, आप उसके पक्ष में हो या विपक्ष में हो, लेकिन बात आप इसी पर करें कि मजहब खतरे में है। असली मुद्दों पर ध्यान न जाए, और असली मुद्दा है सत्ता संसाधन में हिस्सेदारी। इस देश में नए तरीके से क्या मंडल पार्ट 2 की बिसात बिछ रही है? क्या राहुल गांधी अपने इस भाषण के जरिए कांग्रेस को बदल पाने में सक्षम हो जाएंगे, जिस कांग्रेस का पुराना इतिहास 2010 का इस बात में अलग रहा कि जाति जनगणना जब 2010 में संसद में सर्वसम्मत से पारित हो गई तो कांग्रेस ने क्यों नहीं कराई? हालांकि 1990 के दौर में मंडल के विरोध में कांग्रेस खड़ी थी। राजीव गांधी का मंडल के विरोध में 1990 में लंबा भाषण है, लेकिन उस जमाने में समाजवादी और अंबेडकरवादी विचार के लोग देश की राजनीति की सत्ता पर शीर्ष पर बैठे थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे एक राजपूत, जिनको किसी राजपूत के वोट को खुश करने की राजनीति नहीं करनी थी, वो समाजवादी से अपने विचार के साथ सामाजिक न्याय के थे, और इसलिए विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लालू, मुलायम, कांशीराम, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, करुणानिधि से लेकर के एक बड़ी एका जो बन रही थी, उस एका के चलते मंडल कमीशन लागू किया। मंडल के विरोध में भारतीय जनता पार्टी कमंडल लेकर के आ गई। पालमपुर अधिवेशन से बीजेपी ने यह कह दिया कि अब मंदिर की लड़ाई विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की लड़ाई नहीं रहेगी, अब उसे बीजेपी राजनीतिक सवाल बनाकर लड़ेगी। यानी मंडल के विरोध में मंदिर आया, मंडल के विरोध में कमंडल आया, रथ यात्रा निकाली गई, और रथ यात्रा के संयोजक आज ओबीसी बनकर देश के प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, और वे लोग आज जाति जनगणना, दलित, पिछड़े पर बात नहीं करना चाहते। क्या राहुल गांधी अपने भाषण के जरिए देश के केंद्रीय विमर्श को वापस मंडल पार्ट 2 की तरह स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी कांग्रेस के भीतर ये पैरोकारी निचले स्तर तक पहुंचा पाने में कामयाब होंगे?
असल में इसमें अभी वक्त लगेगा, क्योंकि रायपुर अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने यह कोशिश की कि अपने संगठन में वो 50% गैर सवर्णों को जगह देगी, यानी इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को कांग्रेस अपने संगठन में भारी जगह देगी। लेकिन बाद में उसका कोई बहुत ठोस असर दिखता नहीं मिला। बीते दिनों बिहार गए थे राहुल गांधी। बिहार के अपने भाषण में साफ तौर पर वो एक स्वीकृति करते हैं कि हमने सवर्णों को खुश करने के चक्कर में पिछड़ों को नजरअंदाज किया। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। हमने अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स चुने, और मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत बड़ा कदम है, मगर ये एक जरूरी कदम है। पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की लिस्ट में 2/3 अपर कास्ट के लोग थे। अब हमारी नई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की लिस्ट में 2/3 ईबीसी, ओबीसी, दलित, पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी के हैं। क्या राहुल गांधी पिछड़ों को वापस लामबंद करने की कोशिश में आरजेडी के वर्चस्व वाले बिहार में कामयाब हो पाएंगे? ये कोशिश, कई लोग पूछ रहे हैं ये सवाल कि बिहार और यूपी में ही क्यों, जहां एक तरफ पिछड़ों को लामबंद करने की कोशिश राष्ट्रीय जनता दल तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ऑलरेडी कर रही है। राहुल गांधी ऐसे कार्यक्रम मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में क्यों नहीं कर पा रहे? क्या मध्य प्रदेश के पिछड़ों को कांग्रेस से नहीं जोड़ना है? क्या छत्तीसगढ़ और झारखंड के पिछड़ों को, राजस्थान के पिछड़ों को क्या कांग्रेस नहीं जोड़ना चाहती? हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। हिमाचल प्रदेश में पिछड़ों का आरक्षण या पिछड़ों को कोई भी ऐसा काम ऐसा करके कांग्रेस ने दिखाया? हालांकि राहुल गांधी ने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में तेलंगाना सरकार की कामयाबी को जरूर गिनाया। कामयाबी को गिनाते हुए उन्होंने ये जरूर कहा कि हमने देखिए कोशिश की है कि अब पिछड़ों को हम सत्ता पाने के बाद भागीदारी दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के बाकी बड़े नेता राहुल गांधी के सुर में सुर मिला करके क्या पिछड़ों की राजनीति करने को तैयार हैं? क्या पिछड़ों की राजनीति करने पर सवर्ण जो नाराज हो रहा है, जो आज भी कांग्रेस में टॉप लीडरशिप की भूमिका में अव्वल है, उन सवर्णों की भूमिका इस पूरे प्रकरण में क्या होगी? क्या वो मानेंगे कि पिछड़े अगर जुड़ेंगे तो सवर्ण नाराज नहीं होंगे, और अगर सवर्ण नाराज हो रहे हैं तो पिछड़ों को कैसे जोड़ेंगे, दलितों को कैसे जोड़ेंगे? कांग्रेस अभी इस उहापोह में है, लेकिन इतना तो तय है कि 2010 में जो गलती कांग्रेस से हुई, राहुल गांधी ने बड़ा दिल दिखाते हुए कई बार उस पर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि साल 2010 में हमारे कुछ कांग्रेसी नेताओं की तरफ से यह गलती हुई, क्योंकि 2010 में संसद में हुकुमदेव नारायण यादव से लेकर के मरहूम गोपीनाथ मुंडे तक, शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव से लेकर के नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, दक्षिण भारत के नेताओं के ओबीसी स्वर के साथ खड़े हो गए थे। सब एक राय थे कि हां, जाति जनगणना 2011 में हो जानी चाहिए, लेकिन जाति जनगणना नहीं हुई, क्योंकि कांग्रेस ने जाति जनगणना में उसे शामिल करने की बजाय जातिगत और आर्थिक सर्वे के लिए अलग से एक खाका बना दिया। भाजपा ने इसे पकड़ लिया। जब वही बीजेपी के लोग सरकार में आए, एक ओबीसी, खुद को ओबीसी कहने वाले प्रधानमंत्री बन गए। 2014 से 2025 आ गया, एक बार भी जबान नहीं खोली देश के ओबीसी घोषित प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री जी को ओबीसी बार बार याद तो आता है, लेकिन चुनावी भाषण में मंडल कमीशन की याद प्रधानमंत्री जी को नहीं आती। वो रोहिणी कमीशन बनाकर कोशिश जरूर करते हैं कि अति पिछड़े समुदाय की नाराजगी को, अति पिछड़े समुदायों की महत्वाकांक्षा को अपने साथ गोलबंद करके सत्ता की चाबी के लिए उनका वोट तो ले लिया जाए, लेकिन अभी तक रोहिणी कमीशन भी अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। कैसे पहुंचेगा? रोहिणी कमीशन को भी लेटेस्ट डेटा एनालिसिस चाहिए, और इस समय जनगणना के साथ अगर जाति जनगणना नहीं हुई तो रोहिणी कमीशन किस आंकड़े पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा? इसे यहां से समझें कि बीते दिनों जब बिहार ने अपने यहां जातिगत सर्वे कराया, उस सर्वे के आंकड़े रिलीज कराए, तो बिहार ने पब्लिक डोमेन में सब कुछ रख दिया
कि लगभग 25 से 26% आबादी ओबीसी की है और तकरीबन 40% के आसपास आबादी ईबीसी यानी अति पिछड़े समुदाय की है। तो अति पिछड़े समुदाय के यहां ग्रेजुएट, शिक्षा, रोजगार, उनके अपने बिजनेस व्यापार, जमीन का मालिकाना हक, सत्ता और संसाधन में वो तो और पिछड़े हुए हैं। तो बिहार ने एक मॉडल डेवलप किया जहां की ओबीसी और ईबीसी रिजर्वेशन अलग अलग बंटा है, लेकिन ईबीसी में जितनी आबादी है उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है। इसलिए बिहार मॉडल ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% कर दिया और 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण को, जो कि सवर्ण आरक्षण है, उसे जोड़ लें तो यह आरक्षण 75% हो गया। इससे किसी को दिक्कत नहीं हुई। अति पिछड़े समुदाय को अलग से आरक्षण मिला, पिछड़े समुदाय के लिए अलग आरक्षण बढ़ाया गया, दलित समुदाय के लिए 16 से 20% तक आबादी बढ़ी तो आरक्षण बढ़ा। वहां गृह मंत्री अमित शाह क्रेडिट लेने चले गए कि बिहार में जाति जनगणना तब हुई जब बीजेपी सरकार में थी, यानी बीजेपी को बिहार में जाति जनगणना का फायदा लेना होगा तो सारे नेता वहां जाकर जाति जनगणना के क्रेडिट लेंगे। लेकिन वो एक बार भी योगी आदित्यनाथ को नहीं कहेंगे कि यूपी में जाति जनगणना क्यों नहीं करवा रहे, मोहन यादव को नहीं कहेंगे मध्य प्रदेश में क्यों नहीं करा रहे, राजस्थान में अब क्यों नहीं हो रही, महाराष्ट्र में क्या जाति जनगणना होगी। बीजेपी नहीं चाहती कि जाति जनगणना हो, लेकिन बीजेपी के सामने विपक्ष यह सवाल उठा रहा है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में 80-20 का नारा देती। मुख्यमंत्री का सुना आपने भाषण। 80-20 की लड़ाई ये वही लड़ाई है जो अभी हाल ही में उपचुनाव के माध्यम से परिणाम आए हैं। इसका बहुत सटीक जवाब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दिया कि ये लड़ाई 80-20 की अगर है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताएं कि हम 80 में हैं कि 20 में हैं। कि मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि 80-20 की लड़ाई है, तो मैं जानना चाहूंगा मैं 20 में हूं कि 80 में हूं। और इसके बाद लड़ाई के फॉर्मूले को डिस्क्राइब करते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा कि ये लड़ाई 80-20 की नहीं, सीधे 90 और 10 की लड़ाई है। लड़ाई 80-20 की नहीं है, ये लड़ाई 90-10 की है। पीडीए जिंदाबाद, पीडीए जिंदाबाद। यानी 90 और 10 की लड़ाई तेजस्वी यादव भी लड़ रहे हैं, जो बीजेपी को आरक्षण चोर कह रहे हैं कि अगर 65% आरक्षण बढ़ाया तो बीजेपी अब क्यों उसको लागू नहीं कर रही, क्यों उसे नवी अनुसूची में जारी नहीं कर रही, क्यों इन चीजों को सामने नहीं रख रही। बीजेपी को तो हम कहते हैं जैसे आदमखोर लोग होता है, आदमखोर का मतलब समझते हैं ना। बीजेपी जो है आरक्षण खोर है और आरक्षण चोर। तमिलनाडु में 69% आरक्षण है, बिहार में 75% हुआ, छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी और ओबीसी भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे तो वहां भी आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 77%, झारखंड में भी 77-78% किया गया। हर जगह बीजेपी के राज्यपालों ने या तो पास नहीं होने दिया या कोर्ट के जरिए उसे फंसा दिया। अब बीजेपी के सामने मंडल पार्ट 2 की पॉलिटिक्स खड़ी हो रही है। राहुल गांधी एक नई कांग्रेस बनाना चाहते हैं जिसमें वो दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव और अखिलेश यादव की राजनीति जाति जनगणना, मंडल कमीशन, 90 बनाम 10 इसी की राजनीति के इर्द गिर्द स्थापित हो चुकी है। अखिलेश यादव का पीडीए एनडीए के सामने आज देश की सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है और इसे उन्होंने 2024 के आम चुनाव में साबित भी कर दिया। अब इसका मतलब क्या देश मंडल के आंदोलन के सामने मंडल पार्ट 2 की तरफ जा रहा है? और जो लोग ये समझते हैं कि नहीं मंडल पार्ट 2 नहीं है, ये नया है कर्पूरी और कांशीराम फार्मूला, नहीं, वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी ढंग से नहीं पढ़े। मंडल कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि अगर जाति जनगणना के बाद 52% या 60% ओबीसी की आबादी होती है तो ओबीसी को आरक्षण 60% मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद 50% की कैप लिमिट है जिसके चलते हम ओबीसी को आरक्षण 27% की अनुशंसा कर रहे हैं, लेकिन अगर यह कैप लिमिट हट जाए तो ओबीसी का आरक्षण बढ़ाया जाना चाहिए। इसलिए मंडल पार्ट 2 इसे कहना होगा। यही तार्किक है, यही गोलबंद करेगा, यही एकजुट करेगा। और ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने के लिए राहुल गांधी ने भी बोला, तेजस्वी और अखिलेश भी बोलते हैं। यानी मंडल पार्ट 2 जब इस देश में एक नैरेटिव की तरह खड़ा होगा तो ये नेता ये कहेंगे
कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होने के बाद 50% की अपर लिमिट तो क्रॉस हो गई, तो अगर हम सत्ता में आते हैं तो ओबीसी का आरक्षण बढ़ाएंगे और बढ़ा हुआ आरक्षण का एक बड़ा हिस्सा अति पिछड़े समुदाय को देने का एक फॉर्मूला डेवलप किया जाएगा। शिक्षा में, रोजगार में, जमीन के मालिकाना हक में, प्राइवेट सेक्टर में और बैंकों के ठेके पट्टे से लेकर के बैंकों से मिलने वाले अनुदान में हर जगह इस देश का 90% का मेरा लोग हिस्सा लें। क्योंकि अब कुछ रिपोर्ट के आंकड़े के साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि बिना जाति जनगणना के ये देश कितने गलत रास्ते पर जा रहा है। सबसे पहले ब्लूम की एक रिपोर्ट छोटी सी देखिए। ब्लूम ये बता रहा है कि इस देश की उच्च वर्ण उच्च वर्ग की 10% आबादी के पास 1990 में 34% संसाधन थे, जो 2025 में बढ़ करके 57.7 हो गए। सिंधु घाटी वार्षिक रिपोर्ट 2025 जो 22 फरवरी 2025 को आई, इसके मुताबिक गैर बराबरी और तेजी से बढ़ी है और मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पूरे देश का सत्ता संसाधन चला गया है। भारत में असमानता की जो रिपोर्ट आई विश्व असमानता प्रयोगशाला के द्वारा, वो साफ तौर पर बताती है कि अरबपतियों की लगभग 90% संपत्ति उच्च जातियों के हाथ में यानी सवर्ण तबके के हाथ में। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट बताती है कि अपर कास्ट की आबादी लगभग 27.2% है, जिसके पास संसाधन 53.7% है। मैं थोड़ा यहां रुक करके एक बार पूछूंगा कि जब अपर कास्ट की आबादी जनगणना में गिनी नहीं जाती तो यह कैसे पता चला कि वो 27% है? क्योंकि यह पैमाना गलत है। जाति जनगणना की रिपोर्ट के बिना ओबीसी और सवर्ण इन दोनों की आबादी आपको नहीं पता होगी। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट ओबीसी आबादी को 43.9% बताती है, जो कि गलत है। इसका ठीक उल्टा है, ओबीसी लगभग 60% है और 60% ओबीसी के पास 33.9% संपत्ति है और लगभग 10-12% सवर्ण तबके के पास लगभग 55% संपत्ति है। शेड्यूल कास्ट की आबादी लगभग 20% है, जिसके पास मात्र 8.5% संपत्ति है। शेड्यूल ट्राइब यानी आदिवासी समुदाय की आबादी तकरीबन 9% है, जिनके पास संपत्ति लगभग 3.5 से 4% है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट यह भी बताती है कि इस देश के 1% लोगों के पास 40.5% संपत्ति का कब्जा है। इस देश के 3% संपत्ति पर 50% यानी आधी आबादी गुजारा कर रही है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट ये बताती है साफ तौर पर कि औसत अगर निकाल लें तो इस देश के 10% आबादी के पास 90% संपत्ति संकेंद्रित है यानी इकट्ठा हो गई है और 90% आबादी केवल 10% संपत्ति पर गुजारा कर रही है। इसे अगर आसान कर दिया जाए तो 100 रोटी 100 लोग बराबर नहीं खा रहे, 10 लोग 90 रोटी खा रहे हैं और 90 लोग 10 रोटी पर गुजारा कर रहे हैं। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट से लेकर के ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक इस देश में 90% आबादी के पास संसाधनों की किल्लत है। अरबपतियों में 88% सवर्ण है और अरबपतियों की 90% आबादी सवर्ण है। 10% में एससी एसटी ओबीसी सब मिलाकर है। इस देश की ब्यूरोक्रेसी का आंकड़ा अगर निकालेंगे तो उसमें भी 90% सवर्ण मिलेंगे। लगभग 10-12% वो लोग मिलेंगे एससी एसटी ओबीसी जिनकी आबादी 90% है। इस देश के कुलपतियों का आंकड़ा निकालेंगे तो 90 से 95% वाइस चांसलर, प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर सवर्ण मिलेंगे और केवल 5 से 8% आबादी प्रोफेसर यानी विश्वविद्यालयों में होगी, जिनकी आबादी देश में 90% है। इस देश के मीडिया घरानों में ऑक्सफैम की रिपोर्ट पहले ही बता चुकी है कि एक आदिवासी भी नहीं है, एक आध दलित और 1-2 ओबीसी हैं। बाकी मीडिया को चलाने वाले संस्थानों के 99% मालिक सवर्ण हैं। यानी मीडिया में 90% सवर्ण, विश्वविद्यालयों और एकेडमिया में 90% सवर्ण, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और जजों में 90% सवर्ण, देश के अरबपतियों में 90% से ज्यादा सवर्ण, देश के ठेके पट्टे में 90% से ज्यादा सवर्ण। और सवर्ण की आबादी कितनी? बिना जाति जनगणना के आपको पता ही नहीं होगी। एक अनुमान के मुताबिक 10 से 12% आबादी और संपत्ति संसाधन पर कब्जा 90% और जिनकी आबादी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, खासकर ओबीसी, क्योंकि जाति जनगणना न होने का सबसे ज्यादा नुकसान ओबीसी को हो रहा है। आबादी है लगभग 60%, आरक्षण मिला 27% और वो भी पूरा नहीं होता, तो बाकी जगह पर ओबीसी का हक मारा जा रहा।
क्या ये तकनीकी पहलू राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी मंडल पार्ट 2 के जरिए गांव तक पहुंचाने में कामयाब हो पाएंगे? और अगर वो कामयाब हो गए तो सवाल यह पूछा जाएगा कि इस 90% आबादी में जिन्हें अधिकांश लोगों को हिंदू कहा जाता है, इनका हक कौन मार रहा है? तो पता चलेगा 10% मुट्ठी भर लोग। फिर आपको कहा जाएगा कि देखो ये लक्ष्मण यादव जातिवाद फैला रहा है, ये सवर्णों के खिलाफ बोल रहा है। इस देश का पढ़ा लिखा सवर्ण भी ये समझेगा कि हम उनके खिलाफ नहीं बोल रहे, हम गैर बराबरी के खिलाफ बोल रहे। तुम्हारी अगर आबादी 10 है तो तुम 10 ही रोटी खाओ ना। जिसकी आबादी 90 है उसे 90 रोटी मिलनी चाहिए। यह न्याय है, यही संविधान कहता है, यही मानवता कहती है। इसके खिलाफ जो है वो जातिवादी है। क्या राहुल गांधी इतनी स्पष्टता से यह बात कोर में अपनी जनता तक पहुंचा पाएंगे? क्या अखिलेश यादव का पीडीए इस तर्क पर चल करके एनडीए को रोक पाएगा? अगले चंद वर्षों में भारत की राजनीति इसके इर्द गिर्द आने वाली है। इसका एक फायदा तो तत्काल में मिलेगा, सांप्रदायिकता की हिंदू बनाम मुसलमान की लड़ाई खत्म हो जाएगी अगर इस देश में सामाजिक न्याय की, हिस्सेदारी की, संसाधनों की, धन संपत्ति की सवाल को, शिक्षा रोजगार के सवाल को बुनियादी तौर पर केंद्र में रख दिया जाए। बिना जाति जनगणना के देश में सबका साथ सबका विकास संभव ही नहीं है। ये एक लाइन पूरे देश की राजनीति को बदल सकती है। बस सवाल इस बात का है कि ओबीसी, एससी, एसटी कितना इसके लिए तैयार हैं और एकजुट हैं, और इंडिया गठबंधन अपनी रणनीति में कितना कारगर साबित होता है। क्योंकि बीजेपी छद्म रूप से अब उन जातियों के नेताओं को अपने पास बुला करके उन्हीं को आगे खड़ा कर देगी कि देखो सामाजिक न्याय तो हम कर रहे हैं, लेकिन पीछे जो है वो ऑक्सफैम से लेकर के ब्लूम की रिपोर्ट, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट से लेकर के तमाम हालिया सर्वे बता रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस मुट्ठी भर 10% लोगों के हाथ में पूरा देश बेच रही है। ये बात अगर जनता तक पहुंच गई तो देश बच जाएगा, नहीं पहुंची तो आने वाले अंधेरे वक्त में लोग चिरागों को खोजेंगे कि इस वक्त कौन बोल रहा था। शायद लक्ष्मण यादव की ये वीडियो मिलेगी कि हाँ, उस विपरीत वक्त में भी कोई समझा रहा था कि ये तलवार लेकर दौड़ने वाली भीड़ का हिस्सा मत बनो, कलम लेकर दौड़ने वाले उस न्याय मांगने वाली भीड़ का हिस्सा बनो। आपका क्या कहना है इस पूरे प्रकरण पर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपनी टिप्पणी जरूर हमसे साझा करिए। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइएगा। अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करेंगे तो हमें आर्थिक मदद मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी जरूरी सवाल के साथ जो आपके और आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।